if we use our eyes correctly, do you think do we have a vision problem? जैसे हमारे दांत 80 साल तक चल सकते हैं, हमको सुनाई देता 80 साल तक, तो 80 साल तक आंखों में चश्मा या कोई और प्रॉब्लम आने की जरूरत क्या है? जैसे कि कोई बच्चा पढ़ता है और थकान महसूस करता है तो उसके माँ बाप उसे ये कहते हैं गो एंड स्प्लैश सम कोल्ड वाटर इन योर आईज। नहीं, कभी भी आंखों में रूम टेम्परेचर जो है आपका, जिसको हम टैप वाटर कहते हैं, उसका ही उपयोग करना चाहिए। क्या यही वजह है कि दुनिया भर में जितने भी स्लीप एक्सपर्ट्स हैं वो ये सलाह देते हैं दैट स्लीप इन अ पिच डार्क रूम? एब्सोल्युटली। बच्चों की आंखों में, बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं, काजल लगा और ऐसा माना जाता है कि काजल आंखों को ठंडक देता है। परफेक्ट। क्या ये बात साइंटिफिकली सही है? क्या होता है कि हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि काजल का फॉर्मूला क्या होता है। और आंखों की एक्सरसाइजेस की जाए, जैसे कि हम जिम जाते हैं, वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो भगवान ने जो हमें आंखें दी हुई है उन आंखों पे चश्मा लगाने की जरूरत बहुत कम रह जाती है। एब्सोल्युटली। आप लोगों ने शायद ही इस बात का ख्याल किया हो कि हमें सबसे ज्यादा दया, सहानुभूति, कंपैशन कब फील होती है? जब हम किसी अंधे आदमी को देखते हैं तो हमें जितनी दया और कंपैशन फील होती है ये कभी भी नहीं होती। और इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि आंखें सिर्फ देखती नहीं हैं, बल्कि आंखों का दूसरा नाम ही जिंदगी है। पर अफसोस, हम जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हम वॉकिंग करते हैं, हम हमारी स्किन का ख्याल रखते हैं, बालों का ख्याल रखते हैं, लेकिन आंखों का ख्याल कभी भी नहीं रखते। आज का हमारा पॉडकास्ट इसी विषय पे है कि विजन थेरेपी के द्वारा आंखों का ख्याल कैसे रखा जाए। और आज के हमारे गेस्ट हैं विजन योगा के विराम अग्रवाल। तो विराम सर, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि विजन थेरेपी होता क्या है? ओके, विजन थेरेपी के बहुत पुरानी जड़ें हैं। एक उपनिषद जब लिखे गए, उसमें से एक उपनिषद था चक्षुषोपनिषद। चक्षु, आईज, उपनिषद, सो उपनिषद ऑफ द आई। फिर उसके बाद और भी हमारे सेजेस, मुनि, योगी, इन लोगों ने और भी रिसर्च की होगी आंखों पे। और एक पुराण लिखा गया, उसका नाम था नेत्रद्वयम। वहां से ये स्टोरी शुरू हुई। और कश्मीर में जब कुछ खोजें हुई तो वहां पे ताड़पत्र के ऊपर काफी फिगर्स मिले जो विजन थेरेपी, जिनको हम आई एक्सरसाइजेस या आंखों के योगा के लिए यूज करते हैं, तो वो फिगर्स मिले। वहां से ये चलते चलते, अब ये कितने साल पुरानी बात है मुझे नहीं मालूम, कितने सेंचुरीज हुए हैं, आई हैव नो आइडिया। सो बेसिकली विजन थेरेपिस्ट को विजन एजुकेटर्स कहते हैं हम लोग, क्योंकि ये थेरेपी का पूरा एरिया एजुकेशन के अंदर आता है। इट्स अ आई एजुकेशन। हमें हर ऑर्गन के बारे में मालूम है कि उसको कैसे यूज करना है। हम दांतों में ब्रश करते हैं, कान साफ करते हैं, नहाते हैं, स्किन क्लीन करते हैं, बाल कटाते हैं, नाखून काटते हैं, हम सब कुछ करते हैं। क्या हमने आज तक ये सोचा है कि हमने अपनी आंखों को कितने सेकंड दिए हैं? आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट मिनट्स। हमने कितने सेकंड दिए? हम कुछ नहीं देते, एक सेकंड भी हमारी आंखों को नहीं देते। और वहां से ये आई एजुकेशन शुरू होती है कि इफ वी यूज आवर आईज करेक्टली, डू यू थिंक डू वी हैव अ विजन प्रॉब्लम? जैसे हमारे दांत 80 साल तक चल सकते हैं, हमको सुनाई देता 80 साल तक, तो 80 साल तक आंखों में चश्मा या कोई और प्रॉब्लम आने की जरूरत क्या है? क्या बात है सर, दिस इज सो इंटरेस्टिंग, दिस इज सो इंट्रीगिंग एंड सो फैसिनेटिंग टू हियर। तो आप ये बोल रहे हैं कि अगर आंखों का ठीक से ख्याल रखा जाए और आंखों की
एक्सरसाइजेस की जाए, जैसे कि हम जिम जाते हैं, वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो भगवान ने जो हमें आंखें दी हुई है, उन आंखों पे चश्मा लगाने की जरूरत बहुत कम रह जाती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। दो टाइप से आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं, एक होती है रिफ्रैक्टिव एरर और एक होती है ऑर्गेनिक एरर। समथिंग गोज रॉन्ग विद द ऑर्गन, एक्सीडेंटली यदि फ्रैक्चर हो जाता है तो फिर उसका मतलब ये नहीं कि आपने हाथ को गलत इस्तेमाल किया, वो एक्सीडेंटली फ्रैक्चर हुआ है तो आप उसको ठीक करते हैं, ठीक, बाय मेडिसिन। वो ऑर्गेनिक एरर में आता है। तो वो ऑर्गेनिक एरर में आता है। ठीक ठीक। रिफ्रैक्टिव एरर होते हैं जहां पे हम को देखने में दूर का या नजदीक का देखने में कुछ तकलीफ होती है, कभी कभी हमें डबल इमेजेस दिखती हैं, इस किस्म की कुछ जो प्रॉब्लम्स होती है, रिफ्रैक्टिव एरर। यदि ऑर्गन को आप ढंग से यूज करेंगे तो सबसे पहले तो हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये ऑर्गन काम कैसे करता है। राइट। तो हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ ये जानते हैं कि हम देखते हैं आंखों से, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। हम आंखों से नहीं देखते सर। सो हम उसको अभी जरा एनाटॉमिकली थोड़ा सा देखेंगे, प्लीज, है ना। प्लीज। सो समझ लीजिए कि ये मेरे हाथ में एक मार्कर पेन है। तो मैं यदि कहता हूं कि आपको क्या दिख रहा है, तो आपने कहा मार्कर पेन दिख रहा है। मैंने कहा कि मैंने ये नहीं पूछा कि आपको किस नाम की चीज दिख रही है, मैंने ये पूछा आपको क्या दिख रहा है। द क्वेश्चन इज दैट। तो आप जब भी जो भी चीज देख सकते हैं या देखते हैं, वो सिर्फ 3 चीजों से बनती है। तो आपको मेरे हाथ में मार्कर पेन नाम का जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये 3 चीजों से बना है, और वो 3 चीजें होती हैं साइज, शेप और कलर्स। साइज, शेप और कलर्स। बिल्कुल ठीक। तो आप जो भी देखते हैं, यदि आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपके फॉर्म को देख रहा हूं, आप साइज, शेप और कलर देख रहे हैं। बिल्कुल। आप जो भी देख रहे हैं आपकी दुनिया में अराउंड। तो मैं तो मजाक में लोगों से कहता हूं कि यदि किसी ने आपको कुछ बुरा बोला तो आपको बहुत बुरा लगता है। अब आज के बाद ये सोचना कि आपने जिसने आपको बुरा बोला वो एक साइज, शेप और कलर है बस। तो आपको बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा। राइट। सो ये तीनों को यदि हम मिला दें तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, एक इमेज क्रिएट हो जाएगी। मैंने उसको एक और नाम दिया, मैंने कहा एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही ब्रेन में वो इलेक्ट्रिक पैटर्न एंटर हुआ, तो ब्रेन ने क्या रिसीव किया? ब्रेन ने ना इम्पल्स रिसीव की, ना पैटर्न रिसीव किया, ब्रेन ने रिसीव किया साइज, शेप एंड कलर्स। ओके, इसको थोड़ा समझेंगे। अब ब्रेन स्कैनिंग करता है, तो वो स्कैनिंग किधर करता है? ब्रेन के किस पार्ट में स्कैनिंग होती है? वो विजुअल मेमोरी में जाता है। विजुअल मेमोरी। In visual memory, millions and millions of size, shape and colors are lying. What brain does? Pick up the same size, same shape, same color, match with it. As soon as matching happen, your brain can see this is a marker pen. Okay. इसके लिए सबसे पहला फंडामेंटल विजन थेरेपी का है, quieter the mind, better is the eyesight. Quieter the mind, better is the eyesight. एक बहुत पुरानी कहावत है हमारे देश में, क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये फ्रेज नहीं है, ये रियलिटी है। जब भी आपका ब्रेन अंडर स्ट्रेस होगा, सबसे पहला इंपैक्ट आपके विजन को आएगा। आप सुबह सो के उठते हैं, आपका विजन बहुत अच्छा होता है। आप खुद देख लीजिए, पूरा दिन काम करने के बाद जब शाम होती है, अपने आप आपका विजन थोड़ा डल हो जाता है। राइट, राइट। ये सभी के साथ होता है। Because the brain wears out by the end of the day. Yeah. अब हम इसी बात को आपकी प्रोडक्टिविटी से जोड़ते हैं। पूरे दिन आप काम करते हैं। अब आप देखिए कि पूरे दिन आप एक एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के काम कर रहे थे। पूरे दिन एयर कंडीशन ऑफिस में बैठने के बाद, काम करने के बाद, शाम होते होते आप थक क्यों जाते हैं? कारण क्या है कि आपको इतनी थकान आती कि आप दूसरा कुछ काम नहीं कर सकते? बिल्कुल सही। ये हमने आज तक सोचा ही नहीं। पूरे दिन हम एक ऑर्गन यूज कर रहे थे और उसका नाम था आईज। राइट। अनफॉर्चुनेट पार्ट, हमारे पास कोई आई एजुकेशन नहीं है। Okay. So whole day you were using one organ which is called eye wrongly. Oh. Who see the images? Brain.
अब जरा इसको कनेक्ट करेंगे। तो पूरे दिन आप एक ऑर्गन यूज कर रहे थे कॉन्स्टेंटली, उसका नाम था आईज, जो कि रॉन्गली यूज कर रहे थे। इसकी वजह से पूरे दिन में किसको थकान हुई? आईज को। वो ट्रांसफर कहां हुई? ब्रेन। सो पूरे दिन आई को रॉन्ग यूज करने की वजह से ब्रेन थक गया शाम होते होते, और ब्रेन के थकने की वजह से आपको लगा कि आप थक गए हो। तो इसका मतलब ये होता है विराम सर कि अगर आंखों का इस्तेमाल ठीक तरीके से किया जाए तो बाय द एंड ऑफ द डे जो एग्जॉशन फील होती है वो होगी नहीं। योर प्रोडक्टिविटी इज द सेम व्हाट इट वाज इन द मॉर्निंग। इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। शायद यदि पॉसिबल हो तो स्कूल्स में हम कुछ इस तरीके से बच्चों को ट्रेन करें जहां पे उनको करेक्ट आई एजुकेशन दे सके। सर ये आई एजुकेशन वर्ड मैं आज पहली बार सुन रहा हूं सर। आई एजुकेशन का सब्जेक्ट मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी ने एक्सप्लोर किया होगा। ना हमें कोई डॉक्टर ये सलाह देते हैं। आंखों को हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। एक चीज सिर्फ आपको और आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं, ह्यूमन माइंड, हम कहते हैं जीनियस आदमी है। जीनियस आदमी का मतलब क्या होता है? जो बहुत अच्छे से सोच सकता है और अपनी मेमोरी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकता है, उसको जीनियस कहते हैं। बिल्कुल राइट। ह्यूमन माइंड कैन नॉट थिंक इन वर्ड्स, ह्यूमन माइंड कैन थिंक ओनली इन पिक्चर्स। लुक एट योर थॉट्स। राइट। वो पिक्चर्स बन कहां से रहे? आंखों से। दैट्स ऑल। इसे मैं आई एजुकेशन कहता हूं कि जब वो ऑर्गन प्रॉपरली काम करता है, वो अपनी फुलेस्ट कैपेसिटी में काम करता है, वो ऑटोमेटिकली आपकी मेमोरी, आपके ब्रेन, आपके सोचने की शक्ति, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी बच्चों के लिए प्रोडक्टिविटी क्या है? अच्छी पढ़ाई करना, अच्छे नंबर्स लाना। ये इनकी प्रोडक्टिविटी। हम लोगों की प्रोडक्टिविटी अच्छे से हम जो काम कर रहे हैं वो करें, ये हमारी प्रोडक्टिविटी है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्रोडक्टिविटी में आती हैं। इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ आप एक ही चीज का उपयोग करते हैं, वो है आपका ब्रेन। करेक्ट। सो पहली चीज, व्हाट इज, हु सी द इमेजेस? ब्रेन सी द इमेजेस। दूसरी बात, सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज विजन? राइट। दृष्टि क्या है? तो उसका आंसर भी बहुत सिंपल है, व्हाट यू सी इज विजन। यस, करेक्ट। अब मैं इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझाना चाहता हूं। What is vision? Vision is a perfect coordination between eyeball and the brain through the optic nerve. Okay. Perfect coordination, perfect vision. Imperfect coordination, imperfect vision, and no coordination, no vision. हर महीने आपके साथ होता है। नाक के सामने चीज पड़ी रहती है, आप ढूंढते रहते हो और वो दिखाई नहीं देती। वो दिखाई नहीं देती हो। फिर कोई आके उठाता है, ये क्या है? And you say, I'm so sorry, I couldn't see that. राइट। बैठे सोचते रहते, सामने से 6 फुट का बंदा निकल जाता, आपको दिखता नहीं। जस्ट अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन आईबॉल एंड द ब्रेन। राइट। क्योंकि ये दोनों ऑर्गन ऐसे ऑर्गन है जो बिल्कुल एक साथ फंक्शन करते हैं, कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली। इवन एट नाइट जब आप सोते रहते हैं तो आपको लगता है आंख बंद है। यस, आंखें बंद रहती हैं, लेकिन वहां पे एक चीज होती है जिसको हम REM कहते हैं। REM का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट। तो किसी सोते हुए आदमी को आप ध्यान से देखेंगे तो उसकी आई बॉल एक साइड से अदर साइड स्लोली मूव करती रहती है। राइट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ऑप्टिक नर्व में किस तरीके से हम डिस्टरबेंस पैदा करते हैं और वो हमारे ब्रेन और आंखों को किस तरीके से थकाती है। तो जो यंग बच्चे होते हैं, समझ लीजिए 45-50 साल से कम उम्र के जो यंग लोग होते हैं, यंग बच्चे होते हैं, जब वो लोग अपनी आंखें बंद करते हैं तो उनको फायरी कलर्स दिखते हैं। फायरी कलर, पिंक, येलो, रेड, दिस काइंड ऑफ कलर्स। सो कोई भी यंग आदमी आंख बंद करेगा, उसको इस टाइप के कलर नजर आएंगे अंदर। और जो एल्डरली लोग होते हैं, जो 50, 55, 60, 65, 70 साल के होते हैं, जब वो आंख बंद करते हैं तो उनको मडी कलर नजर आते हैं। ब्राउन, ग्रे, फॉन, दिस काइंड ऑफ मडी कलर जिसको हम कहते हैं। सर, दिस इज सो इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग। और ये होता किस वजह से है? द स्टिमुलेशन ऑफ दैट पाथवे विच इज कॉल्ड ऑप्टिक नर्व। अब विजन थेरेपी, एनी थेरेपी में
ब्रेन को शांत आप मेडिटेशन से कर लो, आंखों को शांत कर लो आप, चलो भाई ठीक है मैं बिल्कुल आंख बंद करके बैठा हूं, 2-4 घंटे में आंखों का यूज नहीं कर रहा हूं, ओके मान लिया, बस वो ऑप्टिक नर्व का क्या करेंगे? तो उसके लिए एक बड़ी सुंदर सी विजन थेरेपी है, एक एक्सरसाइज है जिससे आप अपनी ऑप्टिक नर्व को स्पेसिफिकली और वो फ्यूजन सेंटर को शांत कर सकते हैं। उसका नाम है पामिंग। पामिंग करना क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। लोग पामिंग करने के पहले हाथ को रब करते, पहले तो रब अप करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मालूम नहीं आपकी हथेलियां और आपकी आंख कितनी हीट प्रोड्यूस करते हैं, ये एक्सरसाइज में मैं आपको 1 सेकंड में समझाता हूं। क्या करना है, ये आपकी जो स्मॉल फिंगर का कॉर्नर है दोनों का, इन दोनों को ऐसे क्रॉस एक के ऊपर एक रख लो। ओके। तो यहाँ एक इन्वर्टेड वी बन जाता है। ओके। अब आपका ये नोज ब्रिज है। हाँ। ये वी को इस नोज ब्रिज पे टिका दो और हथेलियों को स्लोली ये बंद कर दो। अब हथेलियां चारों तरफ से बंद हो गई। अंदर एक बार आंख खोल के देख लो कहीं से लाइट तो नहीं आ रहा, और फिर अंदर आंखों को बंद कर लो और बस ये एल्बोज हैं, इनको यदि चाहे तो टेबल पे कोई पिलो के ऊपर रेस्ट कर दो, थोड़ा सा सर ऐसा हो जाए। 2 से 5 मिनट आप ये एक्सरसाइज करिए। 3 दिन में आपको पता लगेगा कि ऑप्टिक नर्व शांत होनी शुरू हो गई, क्योंकि ऑप्टिक नर्व को एक ही चीज शांत करती है, वो है जेड ब्लैक डार्क ब्लैक कलर। ब्लैक कलर आपकी ऑप्टिक नर्व को शांत करता है। इसलिए रात को सोते वक्त सारे लाइट ऑफ करके जितना हो सके हम डार्क कर लेते हैं, जिससे वो ऑप्टिक नर्व शांत, जैसे ऑप्टिक नर्व शांत होती है आईबॉल और ब्रेन अपने आप शांत होते हैं। क्या यही वजह है कि दुनिया भर में जितने भी स्लीप एक्सपर्ट्स हैं वो ये सलाह देते हैं दैट स्लीप इन अ पिच डार्क रूम? उसका कारण है ऑप्टिक नर्व को शांत करना। क्योंकि वो स्टिमुलेशन उसका कंटिन्यूसली चलता रहता है, जिसको हमारे शास्त्रों में योग निद्रा कहा गया है। अब मैं आपको कुछ बात बताऊं रशेष, कि एक्सपर्ट्स रिसर्च के बाद कहते हैं 15 मिनट्स ऑफ पामिंग इज इक्वल टू 8 आवर्स ऑफ स्लीप। वाओ। उसका कारण सिर्फ ये है कि पामिंग क्या है, एक तो ऑप्टिक नर्व को शांत करती है, स्टीरियोप्सिस सेंटर जो आपका फ्यूजन सेंटर उसको शांत करती है, आपके ब्रेन को शांत करती है, और इट इज अ कॉन्शियस रेस्ट टू द आई। तो वो जो REM रैपिड आई मूवमेंट वो रुक जाता है, जो स्लीप में चालू रहता है। जो हमेशा चालू रहता है। क्या करें? पामिंग तो कर रहे हैं हम, तो काम कर लें। एक छोटे बच्चे यदि पामिंग कर रहे हैं तो उनको कुछ अच्छी सी स्टोरी सुना भाई, उनके मन को पसंद है जो, उनसे बातें करो उनके स्कूल की, जिससे उनका मन लगे, 2 मिनट 5 मिनट बैठे। आप बड़े लोग यदि पामिंग कर रहे हैं, एक कोई लाइट नाइस शांत थोड़ा म्यूजिक लगा दे, फ्लूट है, सितार है, कुछ लगा दे, एंड थिंक अबाउट ज़ेड ब्लैक आइदर बैकग्राउंड, क्लोथ, a sheep, any animal or anything which is that black in color. Just think about it. वो काला कलर धीरे धीरे फैलता जाएगा। मेरे सेंटर में बहुत बच्चे आते हैं, और उसमें से बहुत सारे बच्चों को विजन प्रॉब्लम जब होती है और मैं उनसे पूछता हूँ तो उनके पेरेंट्स कहते हैं बच्चे को अंधेरे में बहुत डर लगता है, तो रात को हम लाइट चालू करके सोते हैं, और उनको विजन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जो नाइट बल्ब लगाते हैं रात को, नाइट बल्ब होते हैं, कुछ लोग तो 10-20 वॉट का बल्ब भी चालू करके सोते, क्योंकि बच्चे को डर लगता है अंधेरे में। बिल्कुल ठीक। तो उसके लिए ये जो एक्सरसाइज है, इसको जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगे हम, धीरे धीरे क्या होगा, वो जो फियर है अंधेरे का, वो स्लोली डिसअपियर हो जाएगा। ब्रिलियंट। तो ये पामिंग करने से जो ऑप्टिकल नर्व शांत होती है वो तो होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो बच्चे अंधेरे से डरते हैं वो डर भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली दे विल बी फ्री ऑफ द फियर ऑफ डार्कनेस। एब्सोल्युटली सुपर। ये जो मैंने पामिंग के बारे में बात की, इसको मैं बैलेंसिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं। तब आपको ये बड़ा अजीब सा लगेगा,
कि ह्यूमन बॉडी के बैलेंस का पामिंग से क्या संबंध है, अंधेरे से क्या संबंध है? बहुत सिंपल है। आप में से जो भी दर्शक देख रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट आप भी कर लें। खड़े हो जाएं और एक पैर ऊपर उठा लें और एक 30 सेकंड खड़े रहें, देखें आपकी बॉडी कैसे बैलेंस करती है। बढ़िया बैलेंस करती। अब दोनों पैर नीचे रख दें और अब दोनों आंखों को बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल खोलना नहीं है। 5 सेकंड बाद पैर उठाने की कोशिश करें और देखें कि आप कैसे डांसिंग करते हैं। यू विल लूज योर बैलेंस जस्ट बाय क्लोजिंग द आई। उसका सीधा इंपैक्ट आता है हमारे मिड ब्रेन में, सब ब्रेन में एक ऑर्गन होता है जिसको हम वेस्टिबुलर कहते हैं। वो वेस्टिबुलर में एक कैनाल होती है जिसमें एक फ्लूइड मूव करता है जो हमारी बॉडी को बैलेंस करता है। जैसे ही हम आंख बंद करते हैं, वो अंधेरा होता है, वो फ्लूइड का मूवमेंट कम हो जाता है और बॉडी बैलेंस करना छोड़ देती है। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, वर्टिगो की आपने सुनी होगी। बिल्कुल। सर नीचे करते हैं या झुकते हैं तो चक्कर आता है। कि यदि आप पामिंग करने की आदत आपको है 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को, और वो वेस्टिबुलर कनाल का फ्लूइड हमेशा मूव करता रहेगा, 99% चांसेस हैं आपको वर्टिगो जैसी प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। क्या बात है। तो मेरे पास बहुत सारे अच्छे डांसर आते हैं, कथक के डांसर हैं अलग अलग टाइप के, और उनको बहुत सारे रोटेटिंग मूवमेंट्स उनके परफॉर्मेंस में होते हैं। सो वो कई बार आते हैं विजन की प्रॉब्लम लेके, और जब मैं उनको एक्सरसाइज सिखाता हूँ और पामिंग खास तौर पे सिखाता हूँ, कहता हूँ 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को करना है, वो आके मुझे रिपोर्ट करते हैं, सर वो जो पहले हमको थोड़ी ऐसी फीलिंग आती थी रोटेटिंग मूवमेंट्स के बाद, वो फीलिंग बिल्कुल चली गई। अब अमेजिंग। बच्चियों की मम्मी है आके और बोलती हैं कि सर बाकी तो सब अच्छा है, एक तो नींद बहुत आने लगी है, रिलैक्सेशन बहुत हो गया, बच्ची की मेमोरी इंप्रूव हो गई है पामिंग करने से। पामिंग करने से सारा फंक्शन को आप समझ लें, आंखों से लेके ब्रेन तक जो हमने सीखा अभी, यदि आप उसको समझेंगे, वो सीधा इंपैक्ट मेमोरी पे डालता है। क्या बात है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। सर बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे जहन में आते हैं, और आपने जो बातें की हैं अब तक वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूं। लेकिन जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे जहन में आता है वो ये है कि चश्मे आते क्यों हैं? ऐसा क्या आंखों में हो जाता है जिससे कि हमें चश्मे लगाने पड़ते हैं? परफेक्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सो वहां से ये क्वेश्चन उठता है कि चश्मा क्यों आया। थोड़ी सी फनी भी है कि हमने पूछा चश्मा क्यों आया, बोले बहुत टेलीविजन देखने की वजह से चश्मा आया। तो कारण यदि मिल गया कि टीवी देखने से चश्मा आया, तो कैसे जाएगा, टीवी देखना बंद कर दो तो चश्मा चला जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो फिर वो कारण कैसे हुआ? ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाने से चश्मा आया, तो ग्रीन वेजिटेबल खाने से चश्मा चला जाएगा, ऐसा अभी तक तो हुआ नहीं। तो फिर वो कारण कहां से आया? सवाल इस बात का कारण क्या है? कारण बहुत सिंपल है। बेसिकली सबसे पहले ये जाने कितने टाइप के चश्मे होते हैं। 4 टाइप के चश्मे होते हैं। पहला होता है माइनस स्फेरिकल नंबर, जिसको हम मायोपिया के नाम से जानते हैं। मायोपिया के नाम से। मायोपिया का मतलब क्या होता है सर? मायोपिया मतलब जिसमें आप नजदीक का देख सकते हैं, दूर का नहीं देख सकते। ठीक है, ठीक है। दूसरा होता है प्लस स्फेरिकल नंबर, जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया के नाम से जानते हैं। जिसको हम ये कहते हैं कि नजदीक का देखने में थोड़ी तकलीफ होती है, दूर देखने में थोड़ी इजी होता है। बट आजकल मैंने देखा है कि दोनों तरफ इसके इम्पैक्ट होते हैं। तीसरा एक चश्मा होता है माइनस या प्लस नंबर का, एक सिलेंड्रिकल पावर आता है। जिसको हम सिलेंड्रिकल पावर को हम हमारी भाषा में एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। और चौथा होता है एक रीडिंग ग्लास आता है। सिंपल सी बात है, मायोपिया मतलब माइनस स्फेरिकल नंबर क्यों आया, एक बहुत सिंपल सी बात है। आईबॉल की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 24.2 mm होती है। सो जब वो आईबॉल की लेंथ नॉर्मल लेंथ से इलोंगेट हो जाती है, लंबी हो जाती है, तो वी गेट माइनस स्फेरिकल नंबर। ओके। इसका उल्टा कर देंगे कि वो आईबॉल की लेंथ जो अप्रोक्सीमेटली 24.2 mm है, वो जब फ्लैटन हो जाती है तो हमको प्लस स्फेरिकल नंबर आता है। ओके। नाउ आईबॉल की लेंथ से सिलेंडर नंबर का संबंध नहीं होता। सिलेंड्रिकल नंबर आने का कारण होता है ये जो कॉर्निया है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। वो कॉर्निया को यदि साइड से देखेंगे तो वो थोड़ा सा ऐसा उसमें कर्व दिखता है, जिसको हम कहते हैं रेडियस कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, जो कि अप्रोक्सीमेटली
7.8 mm के आसपास होता है। जब जब ये कर्वेचर अनइवन हो जाता है, हमको सिलिंड्रिकल पावर आता है। ओके। नाउ एक आदमी की जिंदगी भर आईबॉल की लेंथ कम नहीं हुई, ज्यादा नहीं हुई, कॉर्निया का कर्वेचर खराब नहीं हुआ, तो फिर उसको 40-42 साल के बाद रीडिंग ग्लास क्यों आ गए? बिल्कुल, और हम ये बहुत नॉर्मल मानते हैं सर। सो अब यहां से हम थोड़ा सा समझेंगे कि जब हम ये एनाटॉमी को देख रहे थे तो हमने क्या देखा था कि जो लेंस है इसको कुछ मसल्स ने पकड़ के रखा है, जिनको हम सिलरी मसल्स कहते हैं। वो क्या करती हैं, लेंस ऐसा होता है, इसको सिलरी मसल्स ने पकड़ा है, उसको पुश और पुल करते हैं। ओके। इस पुशिंग और पुलिंग को हम अकोमोडेशन कहते हैं। तो हमारी जैसी एजिंग प्रोसेस शुरू होती है 40, 42, 46, 48 साल के बाद, तो वो मसल्स कमजोर होती हैं। ओके। जैसे आपका शरीर कमजोर होता है, तो वो जो अकोमोडेशन 100% हो रही थी, वो अकोमोडेशन कम होती है, तो हमको रीडिंग क्लास आते हैं। ओके। तो प्रोसेस यहां नहीं खत्म होती। अब हमने चश्मा लगाया तो अकोमोडेशन धीरे धीरे कम होती जाती है। एक टाइम आता है जब आपका लेंस फ्लैट हो जाता है। ना इमेजिन आपकी फिंगर को यदि 1 साल के लिए बांध दिया जाए और खोला जाए तो ये फिंगर स्टिफ हो जाएगी। ये पड़े पड़े कुछ सालों में लेंस स्टिफ होना शुरू होता है, कड़क होना शुरू होता है, और उस स्टिफनेस को हम कैटरेक्ट या मोतीबिंदु कहते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जब आप शरीर की एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर में होता क्या है, बहुत सिंपल होता है। आपकी जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, लिगमेंट्स हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, जो कुछ भी है वो फ्लेक्सिबल होते हैं और उसको स्ट्रेंथ आती है। करेक्ट। तो जब आप स्पेसिफिकली आई एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होगा, स्ट्रेंथ आएगी, आई मसल्स में वो मोबिलिटी फ्लेक्सिबल होंगी और स्ट्रेंथ आएगी। यदि आप वो प्रोसेस हमेशा से रखेंगे तो क्या वो लेंस स्टिफ होगा? नहीं होगा। क्या अकोमोडेशन कम होगी? इसके लिए हम जब गांव की तरफ जाते हैं तो कई बार हमने देखा है कि 60, 70 और 80 साल के बुजुर्ग भी बड़े आराम से बिना चश्मे के पढ़ लेते हैं और पूरी जिंदगी उनको मोतीबिंदु या कैटरेक्ट नहीं होता। सर, जब ये क्वेश्चन हम किसी ऑप्थेमोलॉजिस्ट को के पूछते हैं तो वो एक शब्द में इसका जवाब देते हैं, जेनेटिक्स। होता क्या है कि रीडिंग ग्लास और कैटरेक्ट में तो जेनेटिक्स का कोई रोल संबंध नहीं है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जो आपकी आंखों के साथ, लेंस के साथ हो रही है। जेनेटिक्स के बारे में मैंने एक ही कमेंट किया कि मेरे पास हजारों बच्चे हैं जो चश्मा लगाते हैं और उनके पेरेंट्स चश्मा नहीं लगाते, और मेरे पास हजारों पेरेंट्स हैं जो चश्मा लगाते हैं, उनके बच्चे चश्मा नहीं लगाते। तो ये एक बहुत बड़ा एक एरिया है, एक्सप्लोर अभी भी करना इसको बाकी, जिसमें ये जेनेटिक्स है या नहीं, ये एक एक्सप्लोरेशन का, रिसर्च का एक विषय हो सकता है। तो मैंने देखा है बहुत बच्चों को, आजकल के हमारे बच्चों, हमारे पास बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं। ज्यादातर बच्चों में मैंने जो देखा है, 100 यदि बच्चे मेरे पास चश्मा वाले आए हैं तो उसमें से मैंने देखा है 60 से 65, 70 बच्चे सिलिंड्रिकल पावर होता है। सिलिंड्रिकल पावर एक्सप्लेन कर दें सर। सो मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल 100 बच्चे का मैं डेटा उठाऊं तो मेरे पास 60 से 70 बच्चे ऐसे होंगे जिनको सिलिंड्रिकल पावर है, जिसको हम एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। तो एस्टिग्मेटिज्म आने का कारण क्या है इतने बच्चों में? सर इससे होता क्या है सर? एस्टिग्मेटिज्म में आपका कॉर्निया का कर्वेचर अनइवन हो जाता है, जो हमने अभी देखा, जिसको हम चश्मा लगा के करेक्ट करते हैं। ठीक है, ये होता क्यों है इसको थोड़ा समझना जरूरी है। बार बार हम कहते हैं कि स्क्रीन से आंखें खराब होती हैं। बिल्कुल। थोड़ा शब्द का थोड़ा सा चयन हम थोड़ा प्रॉपर करें। तो होता क्या है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, और आपको एक और एक्सरसाइज सिखाता हूं। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप 14 से 16 घंटे स्क्रीन पे काम करेंगे रोज, आपकी आंखों को कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकली आपको 1 मिनट में 10 to 14 टाइम्स ब्लिंक करना होता है। ओके। आज आप टीवी मत देखिए, अपने घर जाइए और उन सबको देखिए जो टीवी देख रहे हैं या स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, and you will find that they constantly looking at it and not blinking at all. They are staring without blinking. When they are staring, what happens? क्या होता है कि वो फ्लूइड का सिक्रेशन नहीं होता, कॉर्निया को ऑक्सीजन नहीं मिलती, और धीरे धीरे कॉर्निया का कर्वेचर अनइवन होने लगता है। उसकी वजह से आपको विजन डिस्टॉर्टेड होता है। नजदीक का और दूर का दोनों हो सकते हैं।
तब फिर आप इसके करेक्शन के लिए कहाँ जाते हैं? जहां भी आपको चश्मा मिलता है वहां जाते हैं, चेकअप कराते हैं और चश्मा लेते हैं। और अब आपने क्या किया? डायरेक्ट किसको कनेक्ट कर दिया? स्क्रीन और चश्मे को। तो आप ये कह रहे हैं विराम सर कि स्क्रीन टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं है, मैं समझा रहा हूं आपको। अब मैं वो दो फिर स्क्रीन पे आता हूं। पहले मैं आई समझा दूं, फिर स्क्रीन पे। बिल्कुल। तो स्क्रीन का और आंखों का कोई संबंध नहीं है। प्रॉब्लम हो रही है कि आप ब्लिंक नहीं कर रहे थे। तब उसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल सोल्यूशन है कि आपकी जो स्क्रीन है, जो भी आपका लैपटॉप है, आपकी स्क्रीन है, उसके कॉर्नर में एक छोटी सी फ्लोरोसेंट कलर की स्लिप चिपका दो और उस पर लिख दो ब्लिंकिंग। अब फ्लोरोसेंट कलर की स्लिप क्यों चिपकानी है? ताकि आपका अट्रैक्शन उस पर बना रहेगा, अटेंशन। और आप हर 4 to 6 सेकेंड्स में ब्लिंक करते रहेंगे। ये हो गया एक। नंबर 2, हमने अभी एक एक्सरसाइज सीखी थी 5-10 मिनट पहले, जो थी पामिंग। एवरी 40 to 60 मिनट्स में 30 to 60 सेकेंड के लिए जस्ट डू पामिंग ऑन योर डेस्क। ओके। तो स्क्रीन से निकलने वाला लाइट जो ऑप्टिक नर्व को कांस्टेंट स्टिमुलेट कर रहा था और ब्रेन को स्ट्रेस क्रिएट कर रहा था, वो कूल डाउन हो जाएगा। ब्लिंकिंग से कॉर्निया का कर्वेचर नहीं खत्म होगा। 12 से 14 घंटे स्क्रीन पे आराम से काम करो। सेम प्रोडक्टिविटी व्हाट यू हैव इन द मॉर्निंग विल बी हैव इन द इवनिंग। सर, ये आज तक किसी भी एक्सपर्ट ने नहीं बोला है। ओके। तो जब आप कॉन्स्टेंटली दूर देखते रहते हैं 40 to 60 मिनट के लिए, जो आपकी रेक्टीज हैं, आईबॉल की जो मसल्स हैं, वो स्ट्रेच हो जाती हैं। अब उसमें अनइजीनेस होने लगती है। तो क्या करो? यदि आप दूर देख रहे हैं, आपका काम, आप कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें आपको दूर देखना पड़ता है कॉन्स्टेंटली, तो क्या करो? एक 10 से 20-30 सेकंड के लिए एक पेपर उठा लो, ब्लिंक करते करते उसको पढ़ लो। मसल्स नजदीक का पड़ेंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। नाउ अगेन स्टार्ट। ब्रिलियंट, अमेजिंग। अब बच्चों के लिए वो कॉन्स्टेंटली पढ़ रहे हैं। 40 to 60 सेकंड में छोटा सा बच्चा होता है ना, तो कुछ कुछ होने लगता है, मम्मा भूख लगी, मम्मा बाथरूम जाना है, ये सब होने लगता है। क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि उसको कहाँ अनइजीनेस हो रही है। क्योंकि आप कांस्टेंट पढ़ रहे हैं तो मसल से स्टक हो जाती है। क्या करो? कुछ मत करो, जहां बैठे हो वहां से या अपने घर की विंडो से पे चले जाओ। 20 to 30 सेकंड के लिए जितना दूर हो सके उतना दूर देखो, तो वो स्टक मसल्स ओपन हो जाएंगी। सो ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का लॉजिक है। 40 to 60 मिनट इसकी उम्र होती है। उतनी देर में वो टायर्ड हो जाती है। पामिंग, ब्लिंकिंग, और ये जो तीसरी हमने एक्सरसाइज सीखी, इसको कहते हैं शिफ्टिंग योर ग्लैंड्स। शिफ्टिंग ऑफ द ग्लैंड्स। ओके। शिफ्टिंग योर ग्लैंड्स। नजदीक कर रहे हो तो एवरी 40 to 60 मिनट में दूर देखना है। 20 to 30 सेकंड के लिए दूर देख रहे हो तो कुछ पढ़ लेना है या पामिंग कर लेना है या कुछ ऐसा करना है जिससे मसल्स रिलैक्स हो जाए। शिफ्टिंग ऑफ द यदि ये पूरे दिन चलता रहे आपका, तो क्या होगा? ये आई बॉल नहीं थकेगा। इसी को हम आई एजुकेशन कहते हैं। क्या बात है, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। नाउ जब तक आप वो कॉर्निया के कर्वेचर को करेक्ट करने के लिए चश्मा लगाते हो, शायद हमने अभी पढ़ा था, हु सी द इमेजेस? ब्रेन। द ब्रेन, या आंख का तो कुछ नहीं ना। Am I right? यस। तो चश्मे की आदत किसको लग रही है? आंखों को नहीं, Who see the images? या आप समझे? और बस वहां से गड़बड़ होनी शुरू होती, क्योंकि अब उसके बाद जब हम चश्मा निकालते हैं तो हमको हर चीज डिस्टर्ब दिखती है और डिपेंडेंसी हो जाती है। तो मैं ये कभी नहीं कहता कि चश्मा मत लगाओ, कभी नहीं कहता। बट मैं ये कहता हूं, प्लीज तभी कुछ खाओ जब भूख लगी हो। कोई इशू नहीं है। एक सिर्फ सेंटेंस बोलना चाहता हूं। 90% आप अपने आंखों का इस्तेमाल नजदीक के लिए करते हैं पूरे दिन में। यदि आप अपने दिन को उठा के देखेंगे तो 90% आप अपनी आंखों को नजदीक देखते रहते हैं। कौन सा चश्मा लगा के नजदीक देखते रहते हैं? जो चश्मा आपको दूर के लिए दिया गया है। बिल्कुल। आपका ब्रेन उस पावर को एडजस्ट हो जाता है नजदीक देखने के लिए। अब उसी पावर से 6 महीने बाद जब आप दूर देखते हैं तो आपको धुंधला दिखता है, और आप उस नंबर को बढ़ाते हैं, वापस लेके आते हैं और फिर से वही करने लगते हैं 90%। तो मेरा कहना यह है, जो दिखता है बिना चश्मे के, उसको बिना चश्मे देखने की कोशिश करो। जो नहीं दिखता है, चश्मा यूज करो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, इससे मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपको। मैं एक ऑप्थेमोलॉजिस्ट से मिला था और मैंने उनसे ये पूछा कि कोविड के बाद अचानक से बच्चों को खासकर क्यों इतनी सारी आंखों की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई है और कितने बच्चे ना जाने चश्मे लगाना शुरू कर दिए। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि जब आप कॉन्स्टेंटली स्क्रीन पे रहते हैं तो आपकी ब्रेन को एक मैसेज मिलता है कि मुझे सिर्फ नजदीक का ही देखना है और दूर का नहीं देखना। और कई बच्चों को दूर के चश्मे, दूर के नंबर आ गए हैं। तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि ब्रेन को ये मैसेज जाता है कॉन्स्टेंटली स्क्रीन एक्सपोजर से कि मुझे सिर्फ नजदीक का ही देखना है और दूर का नहीं देखना? क्या हम स्क्रीन के टाइप ही नहीं जानते? 2 टाइप की स्क्रीन होती है। एक होती है मूविंग स्क्रीन और एक होती है स्टिल स्क्रीन। ओके। सो आप इसको कैसे पहचानेंगे? बहुत सिंपल है। मूवीज, गेम्स, रील्स, सोप्स, ये जो चीजें होती हैं ये मूविंग स्क्रीन है। ओके। आप जिन पे काम करते हो, वर्ड है, एक्सेल है, इस टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स पे आप काम करते हो, जिन पे आप अपने प्रोजेक्ट, टैली है जिस पे आप अकाउंट्स करते हो, ये स्टिल स्क्रीन में आते हैं। ओके। क्योंकि इन स्क्रीन्स में ना बैकग्राउंड में कोई मूवमेंट होता है ना कोई डेप्थ होती है। और इन स्क्रीन में, जिनको हम मूविंग स्क्रीन कह रहे हैं, बैकग्राउंड में मूवमेंट्स भी होते हैं और डेप्थ भी होती है। ओके। हु सी द इमेजेस, बार बार हम बात करते हैं ब्रेन। थोड़ा समझाना चाह रहा हूं शरीर के अनुपात में। जब आप 1 घंटे एक मूविंग स्क्रीन को देखते हैं तो आपके ब्रेन और आईज को और ब्रेन को इतनी बार एडजस्ट करना पड़ता है, जिसका स्ट्रेस, यदि आपको कंपेयर करना हो तो कैसे कंपेयर करेंगे कि आप 3 घंटे कांस्टेंट पुशअप मारे तो आपकी बॉडी को क्या स्ट्रेस फील होगा? सेम स्ट्रेस आपकी आईज और ब्रेन को फील होता है 1 घंटे मूविंग स्क्रीन को देखने के बाद। अनबिलीवेबल। ओके। यही काम 1:12 में होता है स्टिल स्क्रीन में। ओके। जो स्ट्रेस आपको 1 घंटे में यहां पे फील हो रहा है मूविंग स्क्रीन पे, वही स्ट्रेस आपको 12 घंटे में फील होगा स्टिल स्क्रीन पे। थोड़े मैनिपुलेटिव है लेकिन बहुत अच्छे हैं। ब्रेन बहुत, जो आपने कहा ना कि ब्रेन को क्या मैसेज जाता है, उसके बारे में बात कर रहा हूं कि हो सके तो घर में व्हाइट लाइट्स की जगह डे लाइट या येलो लाइट्स का उपयोग करें। वार्म लाइट्स या येलो लाइट, जो भी आप कंफर्टेबल है। तो ये आपकी आंखों को हमेशा और ब्रेन को कूल रखेगा कंपैरेटिवली, क्योंकि ये कांस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट है। ओके। ओके। दूसरा, दिन के वक्त जब भी आप कुछ पढ़ते हैं तो रादर देन पुटिंग ऑन द लाइट, प्लीज ओपन द कर्टेन ऑफ द विंडो, ओपन द विंडो, लेट द डे लाइट कम इन एंड स्टडी। ओके। सो मैक्सिमम वो काम करें। ओके। तीसरा काम क्या करें कि आपके पास स्क्रीन है तो आप एक स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, तो यहां सामने आपकी स्क्रीन लगी है और यहां आप बैठे हैं, तो स्क्रीन से लाइट सोर्स आ रहा है जो कि फ्लिकरिंग सोर्स है, हम जानते हैं, क्योंकि वो हॉट नहीं है, टेम्परेचर में फ्लिकर करता है। तो इसके लिए हम क्या करें कि स्क्रीन और आपके बीच में ऊपर एक येलो कलर का बल्ब लटका दें। सुपर। तो वो क्या करेगा, एक येलो लाइट की स्क्रीन बना देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो फ्लिकरिंग सोर्स को खत्म कर देगा, नो, बट उसकी जो डेंसिटी है वो डल हो जाएगी, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, वो डल हो जाएगी। सो चौथी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि जब भी हमारे बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि सामने से लाइट ना आए। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स, अभी हमने कहा विंडो खोल दो, लेट द डे लाइट कम इन, नो, सोर्स ऑफ द लाइट। तो जैसे हमने कोई ट्यूबलाइट लगाया है, तो ये मैं बैठा हूं तो मेरी एक पेरिफेरी है यहाँ पे, सो वो जो लाइट आ रहा है वो इस पेरिफेरी में ना हो, तो सामने रहेगा तो वो मुझे लाइट हमेशा दिखता रहेगा और मेरे ब्रेन को ये सब एडजस्ट करना पड़ेगा। तो लाइट या तो ऊपर से आए या साइड से आए। ओके। ओके। इससे क्या होगा, आंखों पे स्ट्रेस बहुत कम आएगा, जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत कम हो जाएगा। ओके। तो हमेशा लाइटिंग में यदि हम इसका ध्यान रखते हैं तो ये जो स्टिल स्क्रीन एंड मूविंग स्क्रीन, ओके, सो 1 घंटा नो प्रॉब्लम। बात वही है 2 ब्लिंकिंग एवरी 4 to 6 seconds एंड एवरी 40 to 60 minutes,
30 सेकेंड्स की पामिंग एंड डिस्टेंस एंड नियर ऑब्जेक्ट का शिफ्ट। राइट। बस ये 3 चीजें हम यदि करते रहेंगे तो स्क्रीन कभी भी आपको डैमेज नहीं करेगी। ब्रिलियंट। 3 सिंपल टेक्निक्स जो कि आई एक्सरसाइज भी है, जो कि आई एक्सरसाइज। ब्रिलियंट सर। बिकॉज यू आर अ विजन थेरेपिस्ट और आपने जो भी बातें अभी तक बताई हैं वो सारी बातें कन्वेंशनल विजडम से हटके। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, बहुत सारी चीजें हैं आंखों के लिए। एक चीज जो हमें बताई जाती है वो ये है, जैसे कि कोई बच्चा पढ़ता है और थकान महसूस करता है तो उसके माँ बाप उसे ये कहते हैं गो एंड स्प्लैश सम कोल्ड वाटर इन योर आईज। नहीं, कभी भी आंखों में रूम टेम्परेचर जो है आपका, इसको हम टैप वाटर कहते हैं, उसका ही उपयोग करना चाहिए। ओके। कभी भी बहुत ज्यादा ठंडा पानी और बहुत ज्यादा गर्म पानी, ल्यूकवार्म या गर्म पानी, वो आंखों में अवॉइड करें उसको। ओके। वो किसी खास वजह पे, कब कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं तो हम कहते हैं हॉट कंप्रेस करो। तो हॉट कंप्रेस पे हम क्या करते हैं कि एक हैंडकरचीप ले ली, उसको गर्म पानी में डुबा दिया तो इससे वो थोड़ी गर्म हो गई और फिर उसको आंखों के ऊपर रख लिया। ओके। नहीं, बहुत सिंपल तरीका होता है, एक बहुत सिंपल तरीका होता है। आंखों पे पानी मत स्प्लैश करो। बाजार में आई वॉश कप मिलते हैं, या तो वो ले लो। नहीं वो भी खर्चा करना है तो घर में वाटी होती है, कटोरी जिसको बोलते हैं हम, बोल छोटा वाला, वो ले लो, उसमें पानी भर लो पूरा फिल, और फिर सर को झुकाओ जितना झुका सकते हो और एक आंख को उस पानी के अंदर डाल दो एंड डू 10 ब्लिंक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके। उसको फेंक दो, फिर भर लो, दूसरे हाथ में ले लो, सेम प्रोसेस। ओके। इस आंख का पानी इसमें मत यूज करो, फेंक दो, दूसरा भर लो। ओके। रूम टेम्परेचर वाटर जो टैप वाटर होता है। ओके। अब गर्मी के दिनों में वो थोड़ा टेम्परेचर उसका ज्यादा होगा, ठंड के दिनों में उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, जो कि आपके वेदर के हिसाब से। सर ये दिन में कितनी बार करना चाहिए? डिपेंड, एक बार तो जरूर करना चाहिए। और कब करना चाहिए सर? कभी भी, जब आपका दिल है, एक बार तो कंपलसरी, मतलब ये मैंडेटरी, ये आई एजुकेशन है। ओके। कभी कभी आप इस किस्म का काम करते हैं 2 बार कर सकते हैं, और कभी कभी आपको यदि बहुत ज्यादा स्क्रीन पे आप काम करते हैं 3 बार कर सकते हैं। सर यदि आप बहुत ज्यादा करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे हाथ लगाएंगे तो एक लंप जैसा दिखेगा। ओके। इस लंप के इधर एक होल होता है जिसको हम लैक्रिमल डक्ट कहते हैं। तो लैक्रिमल ग्लैंड से पानी निकला, वो डक्ट में से नोज में गया, नोज से थ्रोट में गया, थ्रोट से पेट में गया और पेट से बाहर निकल जाता है। ये प्रोसेस 24 आवर्स चलती है। तो होता क्या है कि यदि हम बहुत ज्यादा पानी का दिन भर आंखों के लिए उपयोग करेंगे तो सक्शन हो जाता है और ये डक्ट ब्लॉक हो जाता है। ओह, दैट इज द रीजन कि बार बार आंखों में पानी को स्प्लैश नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। उसकी जगह बेटर तरीका क्या है, जैसे आपको हर 2 घंटे में आंखों में हीट फील होती है, कुछ लोगों का बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन वैसा होता है, तो क्या करो, एक हैंडकरचीप को उसी टैप वाटर में भिगा लो, थोड़ा सा पानी उसका निकाल दो, उसको फोल्ड कर लो और उसको आंखों पे रख के एक 60 सेकेंड, 1 मिनट या 2 मिनट्स के लिए आंखों पे रखो। आंखों के अंदर पानी लगाने की जगह बाहर से हम यदि कोल्ड पैक लगाएंगे तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा। वॉशिंग, आई वॉश जिसको कहते हैं, 2 times to 3 times a day। ब्रिलियंट सर। हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन सब बना हुआ है कि हम बच्चों की आंखों में, बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं, काजल लगाते हैं। परफेक्ट। और ऐसा माना जाता है कि काजल आंखों को ठंडक देता है। परफेक्ट। क्या ये बात साइंटिफिकली सही है? परफेक्ट। क्या होता है कि हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि काजल का फॉर्मूला क्या होता है। काजल का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जो पुराने ट्रेडिशनल काजल के बारे में बात करूं मैं, आजकल मॉडर्न डेज के मेकअप के काजल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो वो काजल बनाया जाता था जब वो एक कोयले के धुएं से हम एक कालिख इकट्ठी करते थे, ब्लैक कलर की राख जैसी, और उसमें हम हनी मिलाया करते थे, शहद, और फिर वो काजल तैयार होता था। ओके। तो ये हनी का उसमें ज्यादा प्रभाव है, काजल का तो सिर्फ सुंदर दिखना प्रभाव है। ओके। तो जब भी आप अपनी आंखों में हनी डालते हैं तो बहुत जोर से बर्निंग होती है। ओके।
उस बर्निंग से क्या होता है कि आपके आंखों की जो सेकंड लेयर होती है, कोराइड जिसको कहते हैं, जिसमें कैपिलरीज होती है जो आंखों में ब्लड की सप्लाई करती है, वो स्टिमुलेट होती है। ओके। और आपको अच्छे, ऑब्वियसली आप अपने शरीर को जब मसाज करते हो तो आपका शरीर रिलैक्स होता है। वही काम वो कोराइड करता था। बट चूंकि आप आई वॉश कर रहे हो या कुछ और भी कर रहे हो तो काजल लगाना कंपलसरी नहीं है। ये हुई बात एक। अब बात दूसरी कि आपने ब्यूटी के लिए, कॉस्मेटिक पर्पस के लिए लगाया, बिल्कुल लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात ध्यान रखना है, रात को सोने के पहले आंखों के आसपास और आंखों पे किया गया मेकअप कंप्लीटली निकलना चाहिए। नहीं तो वो काजल के सब्सटेंस यदि वो लैक्रिमल डक्ट में फंस गए तो उसके लिए हमको छोटी सी सर्जरी करनी पड़ेगी। That's scary. That's very scary. Not scary, but वो थोड़ा ध्यान रखना है कि रात को सोने के बाद, दिन में आपने लगाया, खूब लगाइए, खूब मजे करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रात को सोने के पहले मेक श्योर कि ये जो आईलिड पे जो कुछ भी मेकअप है, काजल इंक्लूडिंग काजल, ये बिल्कुल थरली साफ हो जाए और फिर आप सो जाइए, कोई इशू नहीं आएगा। नहीं, बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं आप। आपके सारे सॉल्यूशंस इतने प्रैक्टिकल है विराम सर। अब मुझे ये बताइए, कई लोग नंबर परमानेंटली हटाने के लिए कई लेजर बेस्ड प्रोसीजर्स हैं जो खुद पे करवाते हैं, और कई डॉक्टर्स हैं, ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं जो रेकमेंड भी करते हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन लेजर बेस्ड procedures for the permanent elimination of eye numbers? Perfect. थोड़ा सा इसको टेक्निकली समझें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। हमने कहा कि जैसे मायोपिया के लिए आप कोई प्रोसीजर करवाते हैं, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि हमने कहा आईबॉल की लेंथ लंबी हो जाती है। अब आप एक चीज को समझने की कोशिश करें कि आपने एक बलून लिया और उसको ब्लो किया, तो बलून बड़ा हो गया, जैसे आपका आई बॉल बड़ा हो गया, लेकिन उसमें एक दूसरी चीज, घटना ऐसी घटी जिसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, और वो घटना ये थी कि वो बलून के वॉल्स जो थे वो थिन हो गए। ओके। सो आई बॉल की लेंथ एलोंगेट हो गई। सो आई बॉल की लेंथ एलोंगेट हुई, ठीक है, उसकी वजह से हमको मायोपिया आया, लेकिन वो रेटिना पे भी खिंचाव आया ना, तो रेटिना थोड़ा पतला हो गया। तो अब हमको उसको छोटा करेंगे तो ही चश्मा जाएगा। तो हम पीछे से रेटिना एक साइड से तो काट नहीं सकते उसको, तो हम फ्रंट से उसको स्लाइस करते हैं। तो आगे से जब हमने स्लाइस किया, जो भी प्रोसीजर है, हमारा नंबर चला गया। अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका क्या करेंगे वो जो रेटिना पतला हो गया। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक ऐसी चीज चूज करो, तो जब आप विजन थेरेपी करते हैं और आईबॉल के लेंथ पे जब इम्पैक्ट आते हैं तो रेटिना की थिकनेस बढ़ती है। सो जब आप प्रोसीजर करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आने हैं, कुछ लोगों को आते हैं, वो आते ही हैं, आप उनको नहीं रोक सकते। लेकिन जब आप कोई विजन थेरेपी करते हैं, सो इट्स लाइक आप अपना वेट रिड्यूस करते हैं नेचुरली, रोज एक्सरसाइज करके, डाइटिंग करके, तो वो एक प्रोसीजर है, और आप अपना वेट रिड्यूस करते हैं सर्जरी करके। चॉइस आपको करनी है कि आप वेट रिड्यूस सर्जरी से करना चाहते हैं या नेचुरल करना चाहते हैं। That's the difference between the procedure and therapy. Right. सर, बच्चों को ये बात हमेशा बोली जाती है, कई बच्चों को ये हैबिट होती है कि वो जब पढ़ाई करते हैं तो वेल इल्यूमिनेटेड रूम में नहीं करते हैं, और माँ बाप हमेशा ये बोलते हैं कि इफ यू कॉन्स्टेंटली स्टडी इन डिम लाइट, या जिस कमरे में प्रकाश ठीक से नहीं आ रहा हो, तो आपकी आंखें खराब हो जाएगी। करेक्ट। आपका क्या कहना है सर? यदि आप रोज 5 से 10 मिनट डिम लाइट में कुछ पढ़ते हैं या कोई गेम खेलते हैं या कुछ करते हैं आंखों से रिलेटेड, वो आपके लिए विजन थेरेपी है, उसी तरह से जैसे आप जिम में आधा घंटे एक्सरसाइज करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं ये नहीं कहता कि 24 घंटे डिम लाइट में बैठ के पढ़ो, लेकिन 10 से 15 मिनट यदि आप करेंगे, हमेशा आपका आई बॉल, हमेशा आपका ब्रेन, हमेशा आपकी फोकल लेंथ हेल्दी रहेगी और हमेशा आपका साथ निभाती रहेगी। सबसे बड़ी चीज उससे ये होती है कि इस पार्ट को
जिसको हम लेंस कहते हैं, बहुत ज्यादा थोड़ी एक्स्ट्रा अकोमोडेशन करनी होती है, और उस एक्स्ट्रा अकोमोडेशन की वजह से रीडिंग ग्लासेस और कैटरेक्ट बहुत लंबे टाइम तक डिले कर सकते हैं। ब्रिलियंट। तो ये रीडिंग ग्लासेस और कैटरेक्ट को डिले करने का, बचपन से यदि हमने 10 मिनट रोज 15 मिनट डिम लाइट में, डिम लाइट का मतलब होता है कैंडल जला लो, 0 वाट का बल्ब जला लो, उसमें पढ़ो कुछ, या कुछ एक्टिविटी करो, कोई बोर्ड गेम खेल लो, तो आपने सांप सीढ़ी खेल लिया, कुछ खेल लिया एक 15-20 मिनट के लिए डिम लाइट में, वो हमेशा आपकी अकोमोडेशन को हेल्दी रखे, जिससे कि कैटरेक्ट और रीडिंग ग्लासेस को हम, और दूसरे भी चीजें जिसमें एस्टिग्मेटिज्म भी आप यूज कर सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में भी आप उस पर डील कर सकते हैं। सो डिम लाइट में पढ़ना 10 से 15 मिनट रोज, 1 या 2 टाइम, आपकी आंखों के लिए एक बहुत अच्छी आई एक्सरसाइज है जो हम रिकमेंड करते हैं। परफेक्ट। तो डिम लाइट में पढ़ने से हम कैटरेक्ट और रीडिंग ग्लासेस को डिले कर सकते हैं। आप चाहें तो शायद उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। और सर ये कितना आसान तरीका है। बहुत आसान है और हर कोई कर सकता है, कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई स्पेशल चीजों की भी जरूरत नहीं है। मेरी माँ के बारे में बताया मैंने, 15 मिनट उनकी जो एक्सरसाइज होती है रात को, वो क्या होती है, डिम लाइट में पढ़ना, और डिम लाइट में बुनाई करना, और वो उनके कैटरेक्ट पे, उनकी आंखों पे हमेशा से काम कर रहा है, रोज काम करता है। तो रात को एक प्रैक्टिस है ना, कि अपना रात को बच्चा है, लाइट को डिम कर दिया आपने बहुत, आपके बच्चे को 15 मिनट यदि कुछ होमवर्क करना है या कुछ पढ़ना है, तो 15 मिनट, 10 से 15 मिनट, मैं ये नहीं बोल रहा 2 घंटे करना है, मैं बोल रहा हूँ 10 से 15 मिनट, नॉट मोर देन दैट। हमेशा याद रखना 4 to 6 सेकेंड्स ब्लिंक, तो पढ़ने के टाइम पे ब्लिंक करते रहें प्लीज, ब्लिंक करते रहें प्लीज, ब्लिंक करते रहें प्लीज, हर लाइन में 1 से 2 बार, हर लाइन में 1 से 2 बार। ओके, वो कभी भी स्ट्रेस नहीं देगा, रादर आपको बेटर बेनिफिट्स देगा। सच सिंपल टेक्निक्स कैन गिव ग्रेट रिजल्ट्स। ब्रिलियंट सर अभी इतना पूछ लिया हमने, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और मेरे दादा भी मुझसे ये कहते थे कि गाजर का जूस तो हफ्ते में 3-4 बार पीना ही है, और बच्चों को गाजर का जूस जरूरी नहीं है कि पसंद आए, तो फिर उसमें बहुत सारे नुस्खे किए जाते हैं, नींबू डाला जाता है और ना जाने क्या क्या डालते हैं, और वो पीने को कहते हैं, और ये कहा जाता है कि विटामिन ए का आंखों के साथ डायरेक्ट संबंध है। करेक्ट। तो आपका क्या मानना है? या देखिए, ग्रीन वेजिटेबल्स, गाजर का जूस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउटेड, ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज है। आंख आपके शरीर का एक पार्ट है, लेकिन मेरी शायद प्रैक्टिस इतनी है, 25 साल में, 26 साल में मैंने जो हजारों लाखों लोगों के साथ काम किया है, मुझे आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसने मुझसे ये कहा हो कि सर मैंने 2 ग्लास गाजर का जूस रोज पिया है और मेरी आंखें ठीक हो गई किसी बीमारी से। ओके, सो मैं ये नहीं कहता कि वो पीना बुरा है, और मैं ये भी नहीं कहता कि उसके पीने से बहुत कुछ बदलने वाला है आंखों में। यस, आपके शरीर को स्वास्थ्य मिलता है, बिल्कुल पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रीन वेजिटेबल खाइए, स्प्राउटेड खाइए, लेकिन वो आपके शरीर को हेल्दी रखता है, और आंखें शरीर का ही एक पार्ट है, तो उस पे भी कुछ इंपैक्ट होते हैं। विटामिन ए और विटामिन ई, ये दोनों की रिक्वायरमेंट है हमारी आंखों के लिए, क्योंकि रेटिना स्किन की तरह होता है, और स्किन के लिए विटामिन ई चाहिए। So vitamin E is also equally important for the eyes. Okay. So मैं ये नहीं कहता कि वो जूस पीने से या रोज 1 किलो गाजर खाने से आंखें तंदुरुस्त रहेगी और मसल्स वीक नहीं होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ब्लिंक नहीं कर रहे हैं, स्टिमुलेशन कम नहीं कर रहे हैं ऑप्टिक नर्व का, उसको शांत नहीं कर रहे हैं, वही स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, ये पामिंग नहीं करते हैं, कॉन्शियस रेस्ट नहीं है, आप आईबॉल को डिम लाइट में फोकल लेंथ को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम्स तो होनी वाली है। आप चाहे कितना भी गाजर ले लो, आप कुछ भी कर लो, स्प्राउट्स खा लें। हाँ, एक हाथ कुछ अच्छी हैबिट्स, गुड डाइट, ग्रीन वेजिटेबल्स और ऑरेंज, बेसिकली नॉट गाजर, यू नो, इट्स अ ऑरेंज कलर फ्रूट एंड वेजिटेबल। ओके, so oranges are very good for eyes,
तो वो ऑरेंज कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल में हम गाजर बोलते हैं, फ्रूट्स में हम ऑरेंज बोलते हैं, सो आंखों के लिए बड़े अच्छे होते हैं। सर कई लोग व्हीट ग्रास थेरेपी की भी बात करते हैं आंखों के लिए। सो व्हीट ग्रास थेरेपी सिर्फ आंखों के लिए नहीं है। ओके। सो ऐसी बहुत सी थेरेपी है, वाटर थेरेपी है, यूरिन थेरेपी है, व्हीट ग्रास थेरेपी है, मैग्नेट थेरेपी है। ये सब थेरेपी एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपके शरीर में होने वाले बदलाव या बीमारियों के हिसाब से आपको रिकमेंड करते हैं। तो ये थेरेपीज आप ऑल ऑफ सडन नहीं शुरू करें, मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है। ओके। पहले एक्सपर्ट्स के पास जाएं और एक्सपर्ट्स आपको एक्सप्लेन करें कि ये व्हीट ग्रास से क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमको गिडीनेस बढ़ जाती है, तो वो ठीक है। तो कुछ लोगों को गुड इम्पैक्ट होते हैं, किसी को बैड इम्पैक्ट होते हैं। तो एक्सपर्ट्स के पास जाके पहले इसके बारे में सोचें और फिर बेसिक चीज इज कि यस ऑफ कोर्स, जैसे हम दांतों के लिए कहते हैं दांत ब्रश 2 टाइम करें, बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी है। लेकिन अब आप बहुत सारी गंदी चीजें, सुपारी और पान और ये सब खाएंगे और फिर 2 बार ब्रश करेंगे तो वो ब्रश काम नहीं आएगा। आप जो बोल रहे हैं सर, इससे ये समझ में आता है कि आप मॉडरेशन की बात कर रहे हैं। जी। And moderation is the key when it comes to diet. Absolutely. Brilliant. Absolutely. Sir, one final question. Yes. क्योंकि आप विजन थेरेपिस्ट है तो मुझे ये आपको पूछना है और मैं वापस आपका इस पे आंसर जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं अभी तक समझ गया हूं कि विजन थेरेपी कर क्या सकती है और विजन थेरेपी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये पूछता हूं, is losing vision an inevitable part of growing old? Not at all. Not at all. Not at all. 3 times I said it. Okay. ये एक हमारा बहाना है और ब्लेम गेम है कि जब हम ये देखते हैं कि एक आदमी की बीमारी को हम ठीक नहीं कर सकते और वो बूढ़ा होने को जा रहा है, ओल्ड हो रहा है, तो हम पूरा ब्लेम ओल्ड एज को दे देते हैं। मैं नहीं मानता इस बात को, मैं नहीं मानता। सो कोई ऐसा वो नहीं है रूल कि ये इनएविटेबल है। नो, मेरे पास कम से कम जो एज है जो बच्चे आते हैं वो 1.5 ईयर है और मैक्सिमम जो मैंने ट्रीटमेंट दिया है वो 106 ईयर्स है। सर लेकिन 1.5 साल के बच्चे को आप एक्सरसाइज कैसे सिखाएंगे सर? लेकर आइए। ओके। बहुत से बच्चे आते हैं ऐसे जो 1.5 साल के होते हैं, पालने में सोते हैं और हमारी आई एक्सरसाइज करते हैं। क्या बात। यही तो ब्यूटी है। ये आई एक्सरसाइज एक शब्द है सर, विजन थेरेपी एक शब्द है। ये एक्चुअली वो गेम्स हैं जो आप अपनी डे टू डे जिंदगी में करते हैं। ये वही ड्राइंग्स है सर जो आपका बच्चा नर्सरी और प्ले स्कूल में एक क्रेयॉन लेके स्क्रिबलिंग करता है और वहां से लेके एक बड़ा पेंटर एक बड़ी सुंदर सी पेंटिंग बनाता है। ये वही सारे गेम्स हैं जो लाइट वाले, कलर वाले बॉल से, बड़ी बॉल से हमने शुरू किए थे बचपन में और जो अब हम क्रिकेट और फुटबॉल में बड़ी शिद्दत से और पद्धति से खेलते हैं। सो ये गेम्स ज्यादा हैं, ये एंटरटेनमेंट है आपके लिए, लेकिन इसको इस सिस्टम से करते हैं जिससे वो एक्सरसाइज का रूप ले लेता है, थेरेपी। करेक्ट। सिंपल सी बात है सर, 4 विजन इस दुनिया में, 2 पूरी दुनिया जानती है, 2 मैं और बता देता हूँ। एक दूर का विजन होता है और एक नजदीक का विजन होता है, ये पूरी दुनिया जानती है। मैं इसको 2 पार्ट में और डिवाइड करता हूँ, दूर का स्टिल विजन एंड मूविंग विजन। ओके। नजदीक का स्टिल विजन और मूविंग विजन। सो टोटली 4 विजन है, दूर का स्टिल मूविंग और नजदीक का स्टिल मूविंग। आप ये आपके आंखों के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कॉर्निया, आइरिस, सिलरी मसल्स, ऑप्टिक नर्व, रेक्टीज, ऑब्लिक मसल्स, स्टीरियोप्सिस सेंटर, ब्रेन सेंटर, इन सब पे ये चारों पार्ट दिन भर कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। बस आप उनको सिस्टमेटिक ढंग से यदि करें, सो दैट्स ऑल। ब्रिलियंट सर, मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद देने के लिए। मुझे ये नहीं मालूम मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, क्योंकि जो भी चीजें आपने इस पॉडकास्ट पे बताई है वो सिर्फ बच्चों को नहीं, बच्चों को और बड़ों को और बूढ़ों को, उन सब के लिए ये पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ है। और आपने आंखों के लिए कुछ बताया है
मैं आंखों के लिए एक शब्द का प्रयोग करता हूं जिसे मैं जिंदगी कहता हूं। आंख यानी जिंदगी। Yes. और आज आपने हमें जिंदगी के लिए कुछ बताया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, मच अप्रिशिएटेड। और हम ये आपसे दरख्वास्त करेंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं लोगों को बताने के लिए, तो आप वापस हमारे पॉडकास्ट पे आएं और कोई नए विषय पे बात करें। और अभी भी बहुत कुछ है आंखों को लेके, आंखों के स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को लेके, जिनके बारे में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और आपके साथ जरूर से बात करेंगे। थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू गिव मी अपॉर्चुनिटी टू कम हियर। थैंक यू।